उस काल में तक्षशिला एक विख्यात विश्वविद्यालय था जो सिंधु नदी के किनारे एक नगर के रूप में बसा हुआ था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान और आचार्य गुरुओं के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र, ब्राह्मणों, विद्वानों, धनी लोगों तथा उच्च कुलों के बच्चे आते थे। तक्षशिला अब पाकिस्तान में है। वहां 10,000 छात्रों के आवास व पढ़ाई की शल्य चिकित्सा, कृषि, भूविज्ञान, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाज शास्त्र, धर्म, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि के होते थे। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हाथी पर नियंत्रण और 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा भी दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। विष्णुगुप्त भी इसी ज्ञान की चाह में तक्षशिला आ पहुंचा था। यहां आते ही उसने आचार्य पुंडरीकाक्ष से भेंट की। उनकी यह मुलाकात कहां पहुंची, आइए सुनते हैं। द्वारपाल ने विष्णुगुप्त को आचार्य पुंडरीकाक्ष के घर के सामने छोड़ दिया। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था। जब विष्णु को वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने आचार्य पुंडरीकाक्ष को जोर से आवाज देकर पुकारा, आचार्य, आचार्य। आचार्य अपने अध्ययन कक्ष में ध्यान मग्न थे। विष्णु की आवाज सुनकर उनकी तंद्रा टूटी और वो बाहर आए। 1 वर्ष की यात्रा के बाद विष्णुगुप्त की अस्त व्यस्त हालत देखकर आचार्य पुंडरीकाक्ष ने उसे वहीं आंगन में रखे एक आसन पर बैठने को कहा और ठंड से बचाव के लिए पास ही पड़े एक तसले में रखी हुई थोड़ी सी लकड़ियां जला दी और फिर विष्णु को थोड़ा दूध और खाने को कुछ देकर उससे पूछा, कौन हो तुम? विष्णु ने दूध का लोटा अभी मुंह से लगाया ही था मगर आचार्य का प्रश्न सुनकर वो पीते पीते रुक गया और बोला, अपनी पहचान तलाशने ही मैं यहाँ आया हूँ आचार्य। मैं गुरु चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त हूँ। मुझे मगध के अमात्य कात्यायन ने यहाँ भेजा है। कात्यायन का नाम सुनकर आचार्य पुंडरीकाक्ष की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, कात्यायन और मैं कुछ वर्षों तक इसी विश्वविद्यालय में साथ पढ़े हैं। कैसा है वो? 1 वर्ष पूर्व जब मैं पाटलिपुत्र से निकला था तब तक वो ठीक थे। उन्होंने मुझे आपके नाम एक चिट्ठी भी दी है। फिर विष्णुगुप्त ने अपने झोले में से वो चिट्ठी निकालकर आचार्य जी को दी। चिट्ठी पढ़ने के बाद आचार्य बोले, तुम्हारे पिता को मैं निजी रूप से तो नहीं जानता था, लेकिन कात्यायन से उनके बारे में बहुत सुना था। इस चिट्ठी में कात्यायन ने लिखा है कि मैं इस विश्वविद्यालय में तुम्हारा दाखिला करवाने में तुम्हारी मदद करूं। मैं करूंगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, विशेषकर तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए। तुमने अब तक किस किस विषय का अध्ययन किया है? मुझे अब तक जो भी शिक्षा मिली है वो अपने पिताजी से मिली। उन्होंने मुझे संस्कृत भाषा सिखाई। वेद पुराण सहित बहुत धार्मिक ग्रंथ भी मैंने पढ़े हैं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करूं ताकि मुझ में मंथन और शोध की योग्यता पैदा हो सके। तुम्हारी बातों से तुम प्रतिभावान लगते हो। मैं देखता हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जब तक तक्षशिला विश्वविद्यालय में तुम्हारा चयन नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर विष्णुगुप्त ने राहत की सांस ली। उसने आचार्य से कहा, बहुत बहुत आभार आपका आचार्य। आपसे एक और विनती थी। हाँ, कहो। अभी तक मेरी पहचान सिर्फ इतनी है कि मैं अपने पिता मतलब गुरु चाणक्य का पुत्र हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तक्षशिला में सब मुझे चाणक्य के नाम से जाने। उस दिन से विष्णुगुप्त की पहचान चाणक्य के पुत्र चाणक्य के रूप में परिवर्तित हो गई और यही विष्णुगुप्त आगे चलकर मेरे गुरु
मेरे निर्माता आचार्य चाणक्य के रूप में मुझसे मिले। आचार्य पुंडरीकाक्ष आचार्य चाणक्य को उनके रहने के लिए उनकी कुटिया का मार्ग दिखाकर तक्षशिला पढ़ाने चले गए। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले स्नान के लिए पानी गर्म किया ताकि उन पर से सफर की थकान उतर सके। फिर उन्होंने अपनी कुटिया में आग जलाई और वहीं पास में बैठकर अपनी मुद्राओं की गिनती करने लगे। मगध छोड़ते हुए कात्यायन ने उन्हें कुछ सोने की मुद्राएं दी थी। रास्ते भर चाणक्य ने बहुत ही आवश्यक होने पर ही खर्चा किया था। तब भी अब उनके पास मात्र 8-10 मुद्राएं बची थी, जिसे उन्होंने कपड़े की एक छोटी सी पोटली में बांधकर सुरक्षित अपनी पोटली में रख लिया। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आने लगी और वो वहीं एक चटाई पर आंख मूंदकर लेट गए। लगातार 20 घंटे सोने के बाद उनकी आंख खुली। दिन चढ़ चुका था। वो फुर्ती से उठकर बाहर आ गए। आचार्य पुंडरीकाक्ष विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चाणक्य ने उनके पैर छुए और कहा, क्षमा करें आचार्य, मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोता, मगर सफर की थकान इतनी थी कि मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं चाणक्य, अंदर तुम्हारे लिए कुछ फल और दूध रखे हैं, स्नान करके खा लो। थोड़ी ही देर में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए निकलेंगे। विद्यालय में तुम्हारे चयन के लिए एक अधिकारी से बात की है, देखो वो क्या कहते हैं। तक्षशिला महाविद्यालय के परिसर में पैर रखते ही चाणक्य की आंखें खुली की खुली रह गई। ये विद्यालय इतना विशाल होगा, उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो आचार्य पुंडरीकाक्ष के साथ विद्यालय के कार्यालय की तरफ बढ़ने लगे। तभी उनका ध्यान वहां पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों पर गया। वो सब उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। इससे चाणक्य थोड़े असहज हो गए। वो जानते थे कि सब मन ही मन उनके बाहरी रूप को देखकर उन पर हंस रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चुपचाप आचार्य जी के साथ चलते रहे। विद्यालय के चयन अधिकारी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनका नाम राधा मोहन था। आचार्य पुंडरीकाक्ष ने उनसे आचार्य चाणक्य को मिलवाते हुए कहा, यही है चाणक्य, जिसके बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। राधा मोहन ने ऊपर से लेकर नीचे तक आचार्य चाणक्य पर नजर डालते हुए कहा, इस विद्यालय में तुम्हारा चयन होने की संभावना कम ही है चाणक्य। यह सुनते ही आचार्य चाणक्य का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगे कि क्या उनका इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। उन्होंने राधा मोहन से पूछा, ऐसा क्यों मान्यवर? एक तो तुम वर्ष के बीच में आए हो, दूसरा तुम मगध से हो। वहां के राजा धनानंद ने बहुत समय से इस महाविद्यालय के लिए थोड़ी भी दान राशि नहीं भेजी है। राजाओं द्वारा भेजी गई रकम से ही यह विद्यालय चलता है, और जिस राज्य से दान राशि आती है उस राज्य के विद्यार्थियों को यहां पढ़ाने के लिए प्राथमिकता भी दी जाती है। आचार्य चाणक्य ये जानकर हैरान रह गए। उन्हें इस बात का भी बुरा लग रहा था कि मगध जैसे शक्तिशाली और धनवान जनपद की यहां क्या तस्वीर बनी हुई है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने राधा मोहन से कहा, मान्यवर, यहां दाखिला पाने के लिए मेरी योग्यता को आंका जाना चाहिए। मैं किस राज्य से वास्ता रखता हूं, यह कम से कम किसी शिक्षा संस्थान के लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर राधा मोहन चकित रह गए। एक किशोर के मुंह से इस तरह की विवेकपूर्ण बात सुनकर वो बोले, तुम्हारे तर्क से मैं प्रभावित हूं चाणक्य, लेकिन हर जगह के कुछ कायदे कानून होते हैं। मगध से आए किसी भी जन का अब यहां हम चयन नहीं करते। ये सुनकर चाणक्य मायूस हो गए। उनकी मायूसी पहचान कर आचार्य पुंडरीकाक्ष बोले, इस समस्या का मेरे पास एक हल है। चाणक्य को मगध का निवासी ना समझकर मेरा ही शिष्य समझिए, और जो भी इसकी पढ़ाई का खर्च होगा वो मैं वहन करूंगा। इसके पश्चात राधा मोहन के पास आचार्य चाणक्य को चयनित न करने की
कोई वजह ही नहीं रही थी। उन्हें आचार्य चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला देना ही पड़ा। वापस लौटते हुए आचार्य चाणक्य ने आचार्य पुंडरीकाक्ष के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कहा, बहुत बहुत आभार आचार्य, आपके इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास कुछ सोने की मुद्राएं हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। उनसे मेरी शिक्षा का खर्च तो नहीं निकलेगा, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए इनके अलावा और कुछ नहीं। तुम मेरी नेकी का बदला धन से चुकाना चाहते हो। आज मैं तुम्हारे काम आया हूं, कल तुम किसी और की मदद कर देना। रही तुम्हारे शिक्षा के खर्च की बात, अगले वर्ष तुम अपनी काबिलियत से छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इस बात का अपने हृदय पर ज्यादा भार मत लो। तक्षशिला में चाणक्य का प्रथम वर्ष बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। वहां बड़े बड़े राजाओं, जमींदारों और विद्वानों के बच्चे पढ़ते थे। उन्हें एक निम्न परिवार से आए चाणक्य जैसे किसी भी विद्यार्थी के साथ पढ़ना सुहाता नहीं था। ऊपर से उनके काले रंग और कुरूप चेहरे की वजह से उनका मजाक भी खूब उड़ता। उनके सादे कपड़ों को लेकर भी उन पर टिप्पणियां की जाती, लेकिन वो ये सब दिल पर नहीं लेते थे। उन पर अपने रूप की कमी को विद्वान बनकर पूरी करने का धुन सवार था। फिर एक अकेला छात्र और करता भी क्या, एक काले, रूपहीन व निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने में किसी को रुचि भी नहीं थी। उन्हें अपने पिता की दी हुई एक सीख याद थी। वो कहा करते थे कि सब्र मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार होता है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी प्रतिभा से एक दिन सबको चुप करवा देंगे। ऐसे ही एक वर्ष बीत गया। चाणक्य को न सिर्फ छात्रवृत्ति मिली, बल्कि दूसरे विद्यार्थी भी उनकी काबिलियत को पहचानने लगे। सब कुछ जल्दी सीखने की लगन और तलब ने उन्हें सभी अध्यापकों का भी प्रिय बना दिया था। उनकी तर्क क्षमता और नए नए विषयों में उनकी रुचि से सभी प्रभावित थे। कुछ ही समय में वो राजनीति और अर्थशास्त्र में पारंगत हो गए। उन्होंने सभी को यह साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा और गुणों से होना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप से। धीरे धीरे उन्हें युद्ध नीति में भी रुचि होने लगी। वो काल राजनीतिक उथल पुथल का था। चारों ओर अराजकता फैली थी। लोगों का जीवन असुरक्षित था। उन पर शोषण की मार पड़ती ही रहती थी। शासक राजा निरंकुश थे, जो धनी वर्ग व जमींदारों के साथ मिलकर जनता पर अत्याचार करते व उनका खून चूसते थे। अधिकतर राजाओं के राज्यों में ना कोई विधि विधान था, ना प्रशासनिक व्यवस्था। अधिकारियों व उनके कारिंदों की मनमानी ही कानून था। गरीब लोगों की स्थिति बेहाल थी। चाणक्य स्वयं उसी निर्धन असहाय वर्ग से थे। अतः राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का विश्लेषण करना उनका स्वभाव हो गया था। चारों ओर घटती घटनाओं से भी वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यही काल था जब सोचते सोचते उनके मन में एक आदर्श राज्य, सुगठित व्यवस्था, नागरिक संहिता और अर्थतंत्र की परिकल्पनाएं जन्म लेने लगी थी। इतिहास करवट ले रहा था। यूनान से एक योद्धा विश्व विजय का सपना लेकर एक विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर कूच कर चुका था। एशिया महाद्वीप के मध्य पूर्वी देश उसके आक्रमणों की चपेट में आ गए थे। युद्ध की गर्म हवाएं भारत की ओर पश्चिम से आ रही थी। कई राज्य उजड़ रहे थे। ऐसे विकट समय ने भी आचार्य चाणक्य को बहुत कुछ सिखाया, जैसे इस प्रकार की आपात स्थिति में कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, प्रजा की सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम होने चाहिए, दुश्मन की युद्ध नीति को किस किस तरह से समझा जा सकता है और उनके बनाए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई जा सकती है। जब उनकी तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक पूरी हो गई तो उन्हें उनकी विलक्षण प्रतिभा के आधार पर वहीं गुरु आचार्य बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने तक्षशिला छोड़ दिया।
चाणक्य तक्षशिला से वापस मगध क्यों लौटे, आइए इस बारे में आगे सुनते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक बेहतरीन गुरु आचार्य साबित हुए। मुश्किल से मुश्किल विषयों को वो अपने शिष्यों को इस तरह पढ़ाते थे कि उन्हें एक बार में ही सब समझ आ जाता था। एक गुरु का कार्य करने के साथ साथ उनकी नजर विभिन्न राज्यों के बदलते हुए राजनैतिक समीकरण पर भी थी। एक दिन वो आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलने गए। आचार्य चाणक्य अब उनके लिए उनके पुत्र समान ही हो गए थे। उन्होंने आचार्य चाणक्य को प्रेम पूर्वक अपने समीप बिठाया और उनसे पूछा, कैसा लग रहा है तक्षशिला में पढ़ाते हुए? बहुत अच्छा। आप तो जानते ही हैं कि पढ़ना और पढ़ाना मुझे सर्वाधिक प्रिय है, लेकिन अब मैं तक्षशिला छोड़कर जाना चाहता हूं। यह सुनते ही आचार्य पुंडरीकाक्ष हैरान परेशान हो गए। असल में आचार्य चाणक्य के मन में तक्षशिला छोड़कर जाने का विचार अभी नया नया नहीं आया था। इसकी शुरुआत तभी से हो गई थी जब से यूनान से सिकंदर दुनिया जीतने की मंशा लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। उसकी युद्ध करने की पद्धति इतनी नई थी कि वो हमारे रूढ़िवादी शासकों की समझ के परे थी। सिकंदर की सेना एक ज्यामितिक आकार में आगे बढ़ती थी। चमचमाते कवच पहने उसके सैनिक घोड़ों पर बैठे हुए आक्रमण करते थे। उसकी पैदल सेना अपने लंबे भालों से दूर से ही शत्रुओं को बीन देती थी। उनका वार कब कहां से हो जाता था ये किसी को समझ नहीं आता था। सिकंदर द्वारा उजाड़ दिए गए राज्यों से लोग शरणार्थी बनकर पूर्व की ओर आ रहे थे। तक्षशिला में भी शरणार्थियों की भीड़ आ घुसी। विश्वविद्यालय परिसर भी शरणार्थियों से भर गया। जिस नगर में केवल शिक्षार्थी आते थे, अब वहां रोटी पानी व आश्रय मांगने वाले आ रहे थे। उस समय चाणक्य अपने शिक्षा के अंतिम वर्ष में थे। उसी दौरान गांधार नरेश का राजकुमार आम्भिक भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहा था। तक्षशिला गांधार राज्य की ही राजधानी थी। गांधार राज्य सिंधु व झेलम नदियों के बीच का प्रदेश था। सिंधु नदी के पश्चिम की ओर का क्षेत्र पश्चिमी गांधार कहलाता था, जो एक स्वतंत्र राज्य था। तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार राज्य का गौरव था। इसी कारण दूसरे राज्यों में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। झेलम की पूर्व की ओर पोरस का केकई राज्य था। पोरस एक महत्वाकांक्षी राजा था। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उसने अपने आसपास के कई छोटे राज्यों को युद्ध में परास्त करके उन्हें केकई राज्य में जोड़ने का अभियान चला रखा था। उसका लक्ष्य केकई को एक विशाल साम्राज्य बनाकर राजा से सम्राट बनना था। पोरस के पास चतुर व कूटनीति में माहिर मंत्रियों का दल और एक योग्य सेनापति भी था, जो पोरस के विस्तारवाद को साकार रूप देते थे। अपने इस अभियान के चलते उसने गांधार को भी अपने अधीन कर लिया था। हालांकि उसने गांधार नरेश को ही वहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था, मगर फिर भी राजकुमार आम्भिक के मन में पोरस के प्रति नफरत पलने लगी थी। आचार्य चाणक्य तभी से उसकी मनोदशा समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि आम्भिक पोरस से प्रतिशोध लेने के लिए आगे चलकर कोई तो कदम जरूर उठाएगा। भविष्य में उनका यह अंदेशा सच साबित हुआ। गांधार नरेश एक दिन अपने शयन कक्ष में मृत पाए गए और उनके पश्चात आम्भिक राजगद्दी पर बैठा। सत्ता हाथ में आते ही उसने सिकंदर से मैत्रीय संधि करने का निर्णय कर लिया। सिकंदर से संधि करने के पीछे आम्भिक की एक और वजह थी। वो सिकंदर के साथ मिलकर पोरस को बर्बाद करना चाहता था। जब यह सब हो रहा था, तब आचार्य चाणक्य एक शिक्षक के रूप में तक्षशिला में पढ़ा रहे थे। आम्भिक का सिकंदर के साथ मैत्री संधि करना उनके हृदय में शूल की तरह चुभा। वो सिकंदर को आगे बढ़ने से रोकने का उपाय सोचने लगे। जैसे ही उनके मस्तिष्क में एक योजना आई, वो आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलने पहुंच गए। जब आचार्य चाणक्य ने आचार्य पुंडरीकाक्ष को उनके तक्षशिला छोड़कर जाने की बात कही, तो उन्होंने हैरान होकर उनसे पूछा, तुम तक्षशिला छोड़ना क्यों चाहते हो? आचार्य, आपको आम्भिक और सिकंदर की मैत्री संधि के बारे में तो पता ही है। सिकंदर बहुत शक्तिशाली है
क्रूर है, आक्रामक है, विदेशी जीवन, संस्कृति और धर्म का प्रचारक है। वो भारतीय शासकों से मित्रता करके उन पे बिना युद्ध किए विजय प्राप्त करता जा रहा है। हमारे अधिकतर शासक स्वार्थी, ईर्ष्यालु और भोग विलास में डूबे हुए हैं। उनमें आपस में भी एकता नहीं है। सिकंदर का सामना करने की बजाय उसके चरणों में साष्टांग बिछा रहे हैं। जो उससे युद्ध कर भी रहे हैं तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। मेरे लिए यह सब देखना असहनीय होता जा रहा है। मैंने तक्षशिला में आए शरणार्थियों से बात की है। सिकंदर एक के बाद एक राज्यों को उजाड़ता जा रहा है। यहां आसपास के शासकों को समझाने का मेरे पास समय नहीं। लगभग सभी ने सिकंदर के साथ संधि करने का मन बना लिया है। सिकंदर को रोकने का सिर्फ एक मार्ग है। अगर सब राजा एकजुट होकर उसका मुकाबला करे तो उसे भारत की सीमा से बाहर किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य की बात सुनकर आचार्य पुनरीकाक्ष बोले, तो तुम यहां से कहां जाओगे? मगध। आचार्य पुनरीकाक्ष आचार्य चाणक्य के अतीत के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, तुम भूल गए तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ था? नहीं आचार्य, मगर अपने देश के हित के आगे मेरा व्यक्तिगत मामला महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद है। वहां तक सिकंदर को पहुंचने में अभी समय लगेगा। जब तक मैं प्रयत्न करूंगा कि पूर्वी भारत के सभी राज्य मगध की विशाल सेना के साथ मिलकर सिकंदर का सामना करने को एकजुट हो जाएं। और फिर आचार्य चाणक्य सिकंदर के तक्षशिला आने से पहले ही वहां से प्रस्थान कर गए। तक्षशिला से वो सीधा राजा पोरस के राज्य केकई पहुंचे। वहां आचार्य इंद्रदत्त ने उनका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे। आचार्य चाणक्य ने उन्हें सिकंदर के बढ़ते खतरे से अवगत करवाते हुए कहा, सिकंदर तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। गांधार के राजा आंभिक ने सिकंदर के साथ मैत्रीय संधि कर ली है। अब गांधार राजा पोरस के अधीन नहीं है। उनके पास अब सिकंदर का सहयोग है। मैं यहां राजा पोरस को सिर्फ यह सुझाव देने आया हूं कि वो अपने आसपास के राज्यों को संयुक्त करके सिकंदर के यहां पहुंचने से पहले ही एक विशाल सेना तैयार कर लें। सिकंदर को हराने का यही एकमात्र उपाय है। सब सुन समझकर आचार्य इंद्रदत्त बोले, हालांकि ऐसा करने के लिए समय बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं फिर भी आपके सुझाव को राजा पोरस तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद आचार्य चाणक्य वहां से पूर्व की ओर पड़ने वाले किसी और राज्य की तरफ निकल गए। इस बीच सिकंदर ने पश्चिमी गांधार पर युद्ध करके विजय हासिल कर ली। अपनी उस जीत के उत्सव पर उसने पूर्वी गांधार से राजा आंभिक को भी निमंत्रण भेजा। आंभिक उस उत्सव में सिकंदर का मुख्य अतिथि था। उत्सव में सिकंदर ने उसे बराबर के राजा का स्थान दिया और उसके साथ मित्रवत व्यवहार किया। इस आदर सत्कार से आंभिक गदगद हो गया। उसे सपने में भी आशा नहीं थी कि यूनानी सम्राट उसे इतना सम्मान देगा। वो सिकंदर का हृदय से कृतज्ञ हो गया। मगर यह सिकंदर की एक राजनीतिक चाल थी। ऐसा करके वो दूसरे राजाओं को संदेश दे रहा था कि सिकंदर के साथ मित्रता करने के क्या क्या लाभ है। जो उसके पास आएगा वो युद्ध के स्थान पर उसकी मित्रता और आदर पाएगा। उत्सव के बाद आंभिक सिकंदर को तक्षशिला ले आया। यहां उसने सिकंदर और उसके सैनिकों के ऐशो आराम के पूरे इंतजाम कर रखे थे। सिकंदर के साथ साहित्य, कला और संस्कृति के विशेषज्ञ भी आए थे। सिकंदर ने उनसे भारतीय सभ्यता को यूनानी सभ्यता के प्रभाव में लाने के उपायों को सुझाने का आदेश दिया। सिकंदर और उसके विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति तथा पाठ्य पुस्तकों का भी अध्ययन किया। वहां उन्होंने आचार्य चाणक्य के बारे में बहुत कुछ सुना। इस बारे में सिकंदर ने आंभिक से बात की। मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य से एक बार मिलना चाहता हूं। कहाँ है वो? तक्षशिला में तो कहीं नजर नहीं आए। आंभिक को सिकंदर के पूछने से पहले ही खबर मिल गई थी कि सिकंदर आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता है। इसीलिए उसने उनके बारे में पता करवाया तो उसे पता चला कि वो तक्षशिला छोड़कर जा चुके हैं।
उसने सिकंदर के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, क्षमा करे सम्राट, आचार्य चाणक्य तक्षशिला छोड़कर जा चुके हैं। ओह, उनके बारे में तक्षशिला विश्वविद्यालय में इतना सुना कि उनसे मिलने का मन ललचा गया। किस्मत ने चाहा तो शायद फिर कभी किसी मोड़ पर उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। चलते चलते लगभग 1 वर्ष पश्चात आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। उन्होंने वहां एक छोटे से गुरुकुल में एक साधारण से शिक्षक के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी। उनकी योजना थी कि मगध में अपनी एक पहचान बनाकर वो राजा धनानंद से मिलेंगे और तब तक उन्हें मगध की राजनीतिक स्थिति का भी अनुमान हो जाएगा। इससे उन्हें धनानंद के समक्ष अपनी बात सही तरह से रखने में भी मदद मिलेगी। एक दिन उनकी नजर भूतपूर्व अमात्य शक्तार पर पड़ी। वो बहुत बूढ़े हो चले थे। उन्हें देखते ही आचार्य चाणक्य उनके पास गए और उनसे बोले, कैसे हैं आप अमात्य? इतने वर्षों बाद किसी के मुंह से अपने लिए अमात्य सुनकर शक्तार खुश हो गए और आचार्य चाणक्य से बोले, कौन हो तुम? क्या तुम जानते नहीं कि मैं अब अमात्य नहीं रहा? मैं चणक का पुत्र विष्णुगुप्त, पहचाना मुझे? और आप तो धनानंद की कैद में थे ना? विष्णुगुप्त को आचार्य चाणक्य के रूप में अपने सामने देखकर शक्तार की आंखों में पानी आ गया और वो उनसे बोले, तुम्हें यहां लौट कर नहीं आना चाहिए था। कात्यायन ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें तक्षशिला भेज दिया है। यहां अब भी कुछ नहीं बदला है, सिवाय इसके कि अब यहां का महामात्य वक्रासार का पुत्र राक्षस है। अपने पिता की तरह ही वो भी राजगद्दी पर बैठने वाले के प्रति वफादार है। उसने अगर तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो कात्यायन के प्रयासों की वजह से धनानंद ने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मैं अभी भी वहीं सड़ रहा होता। इससे पहले किसी को कुछ पता चले तुम चले जाओ यहां से। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं अब विष्णुगुप्त नहीं, चाणक्य हूं। मेरा धनानंद से मिलना बहुत जरूरी है। आप बस किसी तरह अमात्य कात्यायन से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। कुछ दिनों बाद कात्यायन आचार्य चाणक्य से मिलने आए। वो भी उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आचार्य चाणक्य ने उन्हें सिकंदर के बारे में सब बताया। सुनकर वो बोले, उसके आने की खबर है मुझे हाल ही में यह भी पता चला कि पोरस के साथ हुआ युद्ध भी उसने जीत लिया है। पोरस जैसा योद्धा भी उसके सामने नहीं टिक पाया। इससे सिकंदर की शक्ति का अंदाजा आसानी से हो जाता है। सिकंदर के साथ कोई भी अकेला लड़कर नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं धनानंद से मिलकर उसे कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जानता हूं उसे इन सब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महामात्य राक्षस के कहने पर ब्राह्मणों और विद्वानों को अपनी राजसभा में बुलाकर उनको सम्मानित करने वाला है। मैं तुम्हें उस दिन वहां ले जाऊंगा, तक्षशिला के एक शिक्षक के रूप में। उस राजसभा में जो हुआ उसके बाद आचार्य चाणक्य के जीवन को एक नया उद्देश्य मिला। उसके पश्चात उनकी मुझसे भी भेंट हुई। धनानंद की राज्यसभा में उस दिन जो घटा था, उसके बाद इतिहास ने एक नया मोड़ लेना प्रारंभ कर दिया था।